कायस्थ परिवार से आने वाले लोग जो समाजवाद को जो जातिवाद का रूप देना चाहते हैं, उनके लिए ये जवाब है। जयप्रकाश नारायण, राजनारायण, जनेश्वर मिश्र, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहीं जातिवाद के बंधन में नहीं बने थे, बल्कि जो जातिगत समस्याएं थी, उत्पीड़न थे, उनके खिलाफ ये लोग खड़े थे। जबकि उस समय देश आज़ाद हुआ था, आप भी स्वतंत्रता सेनानी थे, देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, आप स्वतंत्रता सेनानी थे, देश आज़ाद हुआ था। कांग्रेस का उस समय विराट एकदम लोगों में व्यक्तित्व जो इस तरीके से छाया हुआ था, एक देवता के रूप में लोग ये सोचते थे कि देश को आज़ाद कांग्रेस ने कराया है। और जो लोग भी छोटे बड़े नेता थे, बड़े बड़े पे कब्जा किए ही, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, मिनिस्टर, MP, MLA, लेकिन जो छोटे कार्यकर्ता थे, हम जैसे आप जैसे लोग भी, वो लोग भी सत्ता के गलियारों में उन सबकी चापलूसी किया करते थे लाभ लेने के लिए, कि कहीं ना कहीं कुछ कोटा मिल जाए, कुछ ना कुछ मिल जाए, सभी लाभ लेना चाहते थे। ऐसे में भ्रष्टाचार का बोलबाला बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ और इन सबके विरुद्ध और जो संवैधानिक व्यवस्थाएं थी, उनको कब्जा करने के जो षड्यंत्र थे, जो राजनीतिक लोग उस समय काबिज थे, उन सब के खिलाफ आवाज उठाने का काम जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों ने किया। संपूर्ण क्रांति और सत्य क्रांति। संपूर्ण क्रांति का मतलब ही ये होता है कि देश में जो भी लोग हैं और जो भी जनमानस हैं, वो संपूर्ण क्रांति, आर्थिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, शैक्षणिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति, ये हर रूप में क्रांति चाहते थे, जात भेद का उन्मूलन चाहते थे। यहाँ तक कि जयप्रकाश नारायण अपर कास्ट के थे, लेकिन उन्होंने प्रतीकों तक का विरोध किया। उन्होंने कहा नर और नारी के समान अधिकार हो, और उन्होंने जनेऊ की जो लोग डाला करते थे, वो प्रतीक होता है श्रेष्ठता का या समाज में अलग दिखने का, उसका भी विरोध किया कि जनेऊ भी लोगों को नहीं पहनना चाहिए। ये एक समझ थी, एक सोच थी, सभी लोगों को बराबर समान हो, सभी लोगों के योगदान है देश की आज़ादी के लिए। ऐसे नायकों को नमन करना चाहता हूँ। और संख्या भले ही कम है, उस समय भी ये लोग जब लड़ा करते थे तो संख्या इनकी भी कम थी, क्योंकि ये समझ सकते हो आज भारतीय जनता पार्टी जिस विराट स्वरूप में है, इससे बहुत ज्यादा कांग्रेस का जमाना था उस समय। उन सब के बीच में ऐसी आवाज बुलंद करना, ऐसी आवाज उठाना, और जिसका परिणाम ये हुआ। और एक लोग चूक के रूप में कह सकते हैं, उस समय जो आज भारतीय जनता पार्टी काबिज है, उस समय जनसंघ एक तरीके से बिल्कुल तिरस्कृत थी उसको कोई, क्योंकि महात्मा गांधी के हत्यारे के रूप में वो जानी गई थी, तो इसलिए बैन भी करा था पटेल साहब ने। लेकिन उनको कोई भी छूना नहीं चाहता था, ना उनके कोई मीटिंगों में जाता था। लेकिन ये बड़े उदारवादी जयप्रकाश नारायण साहब थे, क्योंकि माफ भी कर दिया गया था जनसंघ को, तो एक जनसंघ को शामिल कर लिया गया। इसके बहुत से राजनीतिक विचारक जो हैं वो इस चीज़ को चूक भी मानते हैं कि जनसंघ को उस समय शामिल ना किया होता तो शायद वो मुख्य धारा में ना आ पाते, और आज भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग सत्ता में काबिज नहीं हो पाते। लेकिन ऐसी सोच मैं कभी भी नहीं समझ सकता कि जयप्रकाश नारायण साहब ने ऐसा सोचा होगा कि जिनको हम लेके चल रहे हैं, कभी जातिवाद और धर्मवाद का बखेड़ा ऐसा खड़ा कर देंगे, लोगों को जातियों में, धर्मों में, एक सांप्रदायिकता में बांट देंगे, लोगों में कमजोरियां आ जाएंगी, और एक इतनी बड़ी खाई पैदा हो जाएगी कि अमीर अमीर होने लगेगा, गरीब और गरीब होने लगेगा। और आज और इसीलिए जो पिछड़ों की जो आज राजनीति दिखाई दे रही है पूरे भारत में, उसका जो योगदान है, जो जनता पार्टी की सरकार बनी उस समय में, मंडल कमीशन जो लागू हुआ, उसके बाद के जो लीडर जो उभरे, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान, अगर मंडल कमीशन उस समय गठित ना किया गया होता तो ये लड़ाई पिछड़ों की बात आगे बढ़ती ही नहीं। इसलिए अब इनको कोई कह सकता है कि साहब इन्होंने, जो कोई पिछड़े समाज के नहीं, अपर कास्ट थे, कास्ट समाज से आते थे, तो ये सोच क्या थी, वो समाजवाद की थी, और समाजवाद की धारा सतत बहती रहे, इसीलिए ये कार्यक्रम होते रहे और ऐसी राजनीति सदा चलती रहे। कांग्रेस के विरोध में समाजवादी सोशलिस्ट पार्टियां खड़ी थी, आज भारतीय जनता पार्टी के उत्पीड़न के खिलाफ समाजवादी पार्टी पर जो नारा बुलंद करके और झंडा लेके उन सबकी नीतियों के खिलाफ खड़े हैं। ये सदैव चलती रहे, ऐसी कामना करता हूँ और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।